नमस्कार। आज 10 नवंबर 2025 की कुछ अहम खबरों और जानकारियों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये जानकारी हमें कई स्रोतों से मिली है, जैसे जागरण जोश, फ्री जॉब अलर्ट, मातृभूमि, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह। बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ खबरें दोहराना नहीं, बल्कि इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखना है कि इनका असली मतलब क्या है। सही कहा। मतलब सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे के कनेक्शन और उनके व्यापक असर को समझना। हाँ, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय बदलाव, अर्थव्यवस्था की चाल या फिर साइंस और खेल जगत की कोई हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। आज हमारे पास कई दिलचस्प विषय हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली खबर अंडमान द्वीप समूह से। वहां 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है। हाँ, ये खबर आई है। और जाहिर है, इससे तटीय और भूकंपीय क्षेत्रों के लिए सतर्कता बढ़ गई है। ये इलाका वैसे भी संवेदनशील है ना? बिल्कुल। ये घटना हमें फिर याद दिलाती है कि भारत के कुछ हिस्से, खासकर ये अंडमान निकोबार जोन, भूकंप और सुनामी दोनों के लिहाज से कितने संवेदनशील हैं। तो यहाँ निगरानी और तैयारी, मतलब आपदा प्रबंधन, कितना जरूरी है, ये फिर से सामने आया है। ये सिर्फ एक अलर्ट नहीं है, ये एक जरूरी रिमाइंडर है। अच्छा, अब एक और खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। जी। राजमार्गों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास से आवारा पशुओं, खासकर कुत्तों को हटाने का। कारण बताया गया है कुत्तों के काटने का बढ़ता जोखिम। ये काफी पेचीदा मामला है। सार्वजनिक सुरक्षा एक तरफ, पशु कल्याण दूसरी तरफ। हाँ, संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। निश्चित रूप से। और देखिए, ऐसे आदेशों का जमीनी स्तर पर अमल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब हटाकर कहाँ ले जाएंगे, उनके पुनर्वास का क्या होगा? सही बात है। क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं? तो देखना होगा कि इसे कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और इसके असल परिणाम क्या निकलते हैं। सिर्फ हटाना समाधान नहीं है। अब जरा राजनीति की तरफ चलें। बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ, वहाँ दूसरे चरण का प्रचार अभियान औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। माहौल काफी गर्म बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि चुनाव की घमासान लड़ाई अब अंतिम पड़ाव की ओर है। बिल्कुल। राज्य चुनाव और खासकर बिहार जैसे बड़े राज्य के चुनाव अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। इनके नतीजों पर सबकी नजर रहती है। इसी बीच शशि थरूर का एक बयान आया है। हाँ, मैंने भी देखा। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बरसों की सेवा है, उसे किसी एक प्रकरण तक सीमित करना ठीक नहीं है, अनुचित है। हालांकि खबरों में ये भी है कि उनकी पार्टी मतलब कांग्रेस ने इस बयान से थोड़ी दूरी बना ली है। हाँ, ये अक्सर होता है। राजनीतिक विरासत को कैसे देखा जाए, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। और पार्टी लाइन कई बार नेताओं के निजी विचारों से अलग होती है। सही। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस ये बताना है कि स्रोत इस स्थिति को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और अहम खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। अगले हफ्ते जाने की योजना है। जी। जाहिर है, मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी करना है। भारत भूटान संबंध हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर क्षेत्रीय कूटनीति और ऊर्जा सहयोग के नजरिए से। हाँ, भूटान एक स्थिर और भरोसेमंद पड़ोसी है और ये जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। तो ये यात्रा निश्चित रूप से संबंधों को और गहरा करेगी। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी खबरों पर आते हैं। अमेरिका से एक खबर है। बताइए। वहां के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब FAA ने 10 नवंबर से एक नया नियम लागू किया है। ओके। अब जो कमर्शियल स्पेस लॉन्च होते हैं या स्पेसक्राफ्ट वापस आते हैं पृथ्वी पर, वो सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही हो सकेंगे। दिन के समय इन पर रोक रहेगी। अच्छा, ये तो एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ऐसा लगता है कि कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है कि अब नियम बनाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सुरक्षा सबसे अहम है, क्योंकि दिन में हवाई यातायात ज्यादा होता है। फिर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट आसान हो जाएगा और दिन के समय जो सामान्य उड़ानों में व्यवधान होता है वो भी कम होगा। ये दिखाता है कि स्पेस फ्लाइट अब कितनी आम होती जा रही है। और अंतरिक्ष की बात चली है तो एक और बहुत दिलचस्प खबर है जी। 3A एटलस नाम का एक दुर्लभ इंटरस्टेलर कॉमेट, मतलब हमारे सौर मंडल के बाहर से आया हुआ धूमकेतु। ओह, इंटरस्टेलर। हाँ, वो 11 नवंबर को सुबह होने से ठीक पहले पूर्वी आकाश में दिखाई दे सकता है। दुनिया भर के खगोलविदों की इसमें बहुत रुचि है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जैसे पहले ओमुआमुआ और बोरिसॉव थे। हाँ, ये इसलिए खास होते हैं क्योंकि ये सौर मंडल के बाहर से आते हैं। इनका अध्ययन हमें बाहरी अंतरिक्ष की संरचना
और वहां ग्रह कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी दे सकता है। बहुत रोमांचक। अच्छा, वापस भारत आते हैं। यहाँ भी तकनीक पर जोर है। असम राज्य को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की योजना है। जी हाँ, ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। लक्ष्य है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर एक मजबूत जगह मिल जाए। ये एक बड़ी रणनीतिक पहल लगती है। बिल्कुल। देखिए, सेमीकंडक्टर आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं ये हम सब जानते हैं। फ़ोन, कंप्यूटर, गाड़ियाँ, रक्षा उपकरण सब में लगते हैं। सही कहा। और पिछले कुछ सालों में हमने वैश्विक सप्लाई चेन में जो दिक्कतें देखी हैं, उसके बाद भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, मतलब आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना, ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक ज़रूरत भी है। असम में ये हब बनाना न सिर्फ देश की क्षमता बढ़ाएगा बल्कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए भी अच्छा है। और इसी आर्थिक महत्वाकांक्षा से जुड़ी एक और खबर, नीति आयोग के सीईओ का बयान है। क्या कहा उन्होंने? कि भारत का लक्ष्य है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा, जो अभी करीब 15-17% है, उसे बढ़ाकर 25% तक किया जाए। 25%? ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, इसे मेक इन इंडिया का अगला चरण कहा जा रहा है। देखिए, लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, पर अगर ये हासिल होता है तो इसके फायदे भी बहुत होंगे। बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे, आर्थिक विकास तेज होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। जाहिर है, इसे पाने के लिए भारी निवेश चाहिए, पॉलिसी में सुधार चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार। ये सब जरूरी होगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने का विजन है। इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर में भी स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन पर जोर है। अच्छा। एक ड्राफ्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 आई है, जिसमें घरेलू टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को 150% तक बढ़ाने और आयात घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 150%? ये भी बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, क्या ये व्यवहारिक लगता है? देखिए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भरता का रणनीतिक महत्व तो बहुत है, सुरक्षा के लिहाज से, लागत कम करने के लिहाज से और इनोवेशन के लिए भी। खासकर 5G और अब 6G की बात हो रही है। लेकिन 150% की वृद्धि हासिल करना, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। निवेश, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सही नीतियां, सब चाहिए। चुनौती ये होगी कि क्या हमारी घरेलू इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बना पाएगी या नहीं। अब विज्ञान और तकनीक में एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की खबर। जी। भारत और लग्जमबर्ग ने साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई है। लग्जमबर्ग? हाँ, इसका एक खास मकसद है भारतीय स्टार्टअप्स, खासकर स्पेस स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजार में पहुंचने में मदद करना। लग्जमबर्ग तो छोटा सा देश है, पर क्या ये सहयोग मायने रखता है? हाँ, साइज पे मत जाइए। लग्जमबर्ग भले ही छोटा है, लेकिन वो यूरोप का एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है और हाल के सालों में उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसोर्स में काफी निवेश किया है, काफी महत्वाकांक्षा दिखाई है। अच्छा। तो ये साझेदारी भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। उन्हें यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल सकता है, फंडिंग मिल सकती है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ये दिखाता है कि भारत अपने स्पेस इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। और देश के अंदर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भी एक पहल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025। हाँ, IISF। इसका कर्टन रेजर समारोह चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ। फेस्टिवल दिसंबर में 6 से 9 तारीख तक होगा। ये बहुत जरूरी आयोजन होते हैं। IISF जैसे फेस्टिवल आम लोगों में, खासकर बच्चों और युवाओं में साइंस के प्रति रुचि जगाते हैं। ये विज्ञान को लैब से बाहर लाते हैं। लोग देख पाते हैं कि देश में क्या नया हो रहा है, वैज्ञानिकों से मिल पाते हैं। इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता है। चलिए अब थोड़ा खेल जगत का रुख करते हैं। क्रिकेट। जी। भारत के पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 5वां मैच तो बारिश में धुल गया। हाँ, सीरीज में भारत की स्थिति मजबूत है और इस बढ़त में उस एक मैच का भी बड़ा हाथ था, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था और ऑस्ट्रेलियाई पारी को जल्दी समेट दिया था। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ऐसी जीत से टीम का मनोबल काफी बढ़ता है। बारिश से मैच रद्द होना थोड़ा निराशाजनक है,
पर सीरीज में आगे रहना अच्छी बात है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो कई अहम बातें निकल कर आईं। एक तरफ अंडमान का भूकंप है जो हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क करता है जी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आवारा पशुओं पर आदेश है जो शहरी जीवन की जटिलताओं को दिखाता है। बिल्कुल। फिर राजनीतिक मोर्चे पर बिहार चुनाव है जिनका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है, और थरूर का बयान जो व्यक्तिगत राय और पार्टी लाइन के बीच की स्थिति को जाहिर करता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FAA का नया नियम स्पेस इंडस्ट्री के बढ़ते दायरे का संकेत है, और वो इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस वो तो ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक है। सही। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग में GDP का 25% का बड़ा लक्ष्य है, और टेलीकॉम में आत्मनिर्भर बनने का इरादा। इसके लिए असम में सेमीकंडक्टर हब जैसी पहले हो रही हैं। और विज्ञान में भारत लग्जमबर्ग सहयोग और ISF जैसे आयोजन, और खेल में ऑस्ट्रेलिया पर T20 सीरीज में बढ़त। हाँ, तो कुल मिलाकर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। घरेलू चुनौतियां भी हैं, आर्थिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, और वैश्विक जुड़ाव भी बढ़ रहा है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख जानकारियों पर हमारी बातचीत। ये अलग अलग घटनाएं हमें न सिर्फ आज की स्थिति दिखाती हैं बल्कि भविष्य की तरफ भी इशारा करती हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हमने देखा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, स्पेस, इन सब में बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। अंतरिक्ष चुनौतियां भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भी। हाँ, सवाल ये है कि इन सब महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए अगले 5 से 10 सालों में किस एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या स्किल्ड लोग, या नियमों को आसान बनाना, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करना? सोचने वाली बात है। शायद इन सब का मिश्रण ही जवाब हो, लेकिन प्राथमिकता क्या हो ताकि ये लक्ष्य सिर्फ कागजों पर ना रह जाएं? इस पर विचार करना शायद हमें आने वाले समय के लिए बेहतर तैयार करेगा।